वंदे मातरम। दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ अभियान को लेकर आज दिल्ली के करोल बाग जोन सफाई अभियान उन्होंने चलाया। और आपको बता दें कि करोल बाग जोन के वार्ड 95 पटेल नगर में जनता पार्क के आसपास हमेशा कूड़े का ढेर लगा रहता है। और इसी क्रम में 15 दिनों से लगातार स्वच्छ अभियान एमसीडी की तरफ से चलाया जा रहा है। और इसी दौरान करोल बाग की जोन कमिश्नर शशाकला और पूर्व निगम पार्षद रमेश बैरवा, राजेश मदान समेत क्षेत्रीय लोग मौके पर मौजूद रहे। करोल बाग जोन के कमिश्नर ने कहा कि जिस तरीके से आज पूरे देश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सफाई अभियान चल रहा है, तो उसी को देखते हुए हमारे यहाँ भी केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी की तरफ से लगातार कई दिनों से सफाई अभियान चल रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ कूड़े का ढेर अवैध पड़ा हुआ है वहाँ पर हमारा जेसीबी और हमारे सफाई कर्मचारी तमाम लगे हैं। और कर्मचारी सब लोग लगकर इस अभियान को सफल बना रहे हैं। बहुत फ़र्क पड़ रहा है। आप देखिए, आप बताइए, बहुत फ़र्क पड़ रहा है। लोग खुश हैं, अब सारा साफ़ हो रहा है। यहाँ पे अब जिम लगाएंगे या फिर कुछ और पार्क बनाएंगे, लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। तो पार्क मतलब बनाया जाएगा यहाँ पे? ये देखो, वैसे तो डीडीए की ज़मीन है और ये जो सारा गंद पड़ा हुआ है बहुत सालों से पड़ा हुआ है, तो हमने सोचा है कि किसी की भी ज़मीन हो, सफाई हम करेंगे, तो हम सफाई करा रहे हैं अभी। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए हैं कि सच सामने है, उसके बावजूद कांग्रेस अपने नेताओं को बचाने के लिए सड़कों पर उतर आई है। इस आरोप के जवाब में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे तानाशाही करार देते हुए बीजेपी को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। नेशनल हेराल्ड के बारे में सब जानते हैं। उनको देश की आज़ादी से लड़ाई से कोई मतलब नहीं है। देश की आज़ादी की लड़ाई में भूमिका तो नेशनल हेराल्ड की रही है, नेहरू जी की रही है, पटेल जी की रही है। ये तो कलवी चाटने वाले लोगों में से उनके पूर्वज, उनकी मुखबिरी करते थे अंग्रेजों की। उस लड़ाई के महत्व को समझ ही नहीं। और कांग्रेस पार्टी ने उस नेशनल हेराल्ड की मदद करके कौन सा अपराध हो गया? और यदि वो अपराध समझते हैं तो यदि पूछताछ कर रही है, हमको उसे कोई तकलीफ नहीं है। पूछताछ तकलीफ इस बात का है कि आप प्रजातंत्र गला घोट रहे हैं। दिल्ली सरकार ने अपने बजट में दिल्ली की जनता के लिए बाजारों को पुनर्विकास करने की बात कही थी, जिसके चलते अब इसकी प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। दरअसल दिल्ली सरकार पहले फेज में 5 बाजारों का पुनर्विकास करेगी। और आपको बता दें कि जिन 5 बाजारों का पुनर्विकास होना है उनमें कमला नगर, खारी बावली, लाजपत नगर, सरोजनी नगर और कीर्ति नगर शामिल है। बाजारों के पुनर्विकास को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में कई बाजार हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। साथ ही कहा कि एक बाजार की अपनी ऐतिहासिक कहानी है। और इसी क्रम में सरकार के इस फैसले को सरोजनी नगर मिनी मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक रंधावा ने ऐतिहासिक कदम बताया है। और कहा कि सरकार के इस फैसले से लोगों को रोजगार मिलेगा और मार्केट में खरीदारी करने वालों की संख्या बढ़ेगी। दिल्ली गवर्नमेंट ने ये दिल्ली की जो 5 बड़ी मार्केटें हैं उसमें एक हमारी सरोजनी नगर मार्केट को भी ब्यूटिफिकेशन के लिए लिया हैगा। बड़ी अच्छी बात है और बड़ी खुशी की बात भी हैगी, क्योंकि हमारी मार्केट के अंदर दसियों हज़ार लोग डेली का आना जाना है। वीकेंड पे 20,000, उससे ज़्यादा 50,000 तक भी पहुंचते हैंगे। और इसका ब्यूटिफिकेशन अगर होता है तो उससे और ज़्यादा लोग यहाँ पे आएंगे। पीछे जो दिल्ली सरकार ने कमेटी बनाई थी, वो कमेटी हमारी मार्केट में आई थी। उनको कमेटी को हमने दिखाया था कि भाई यहाँ की टाइल्स और ये सड़कें जो हैं काफ़ी समय से टूटी फूटी पड़ी हुई हैंगी और तारे वारे जो हैं बीच रास्ते के अंदर लटकी पड़ी हैंगी। उसके साथ साथ यहाँ बेंचेस नहीं हैं जो कस्टमर्स आते हैं बैठने के लिए। प्लस सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे है, जो लेडीज़ कस्टमर ज़्यादा आता है उनके लेडीज़ बाथरूम नहीं आएंगे। और अगर ये ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं जैसे दिल्ली सरकार का प्लानिंग है, जैसे मीडिया के थ्रू पता चल रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात। दिल्ली में क्राइम ब्रांच एजीएस की टीम ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहा था, लेकिन साल 2020 में कोरोना काल के दौरान मिली पैरोल पर बाहर आया था। इस आरोपी को साल 2021 में सरेंडर करना था, लेकिन वो फरार हो गया, जिसके बाद अब एजीएस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी टुल्लू गैंग और नवीन वाली गैंग के संपर्क में था। साथ ही आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच एजीएस की टीम ने एक फरार हत्या आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो कि वर्ष 2020 से ही पैरोल के बाद पैरोल जम कर गया था और वो था किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक के अंदर। जेल में ही अपने आकाओ टिल्लू टाचपुरिया और नवीन वाली गैंग के साथ रहने के बाद वो उनके आदेशों का इंतजार कर रहा था किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए।
दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के डीसीपी अमित गोयल के नेतृत्व के अंदर एक टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर प्रमोद वत्स को गिरफ्तार किया, जो कि वर्ष 2011 के अंदर पालम इलाके के अंदर हत्या केस के अंदर उम्र कैद की सजा काट रहा था। कैमरामैन लक्ष्य के साथ मैं लवली बख्शी, नेटवर्क 10 दिल्ली। मध्य जिला दिल्ली पुलिस के एएटीएस ने 8 तारीख को राजेंद्र नगर में हुई व्यापारी से लूट की वारदात में सद्दाम गौरी गैंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से वारदात में शामिल लूट की गाड़ी और सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, गोल्ड चेन और सोने की अंगूठी बरामद की है। आपको बता दें कि 8 जून को मध्य जिले के राजेंद्र नगर में बंदूक की नोक पर एक व्यापारी से लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए थे और वहीं लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था। पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी, जिसके बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रुकी कि गाड़ी वहीं कहीं खड़ी हो सकती है, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में आ रहा था। तो इस गाड़ी को हमने ढूंढ लिया और गाड़ी पे नंबर प्लेट जो है वो ओरिजिनल लगी हुई है। ये एक होंडा नहीं, ह्यूंडई की ये गाड़ी है और इसका जो है हमने इसको ट्रैप लगाया। थोड़ी देर के बाद उसको चलाने वाले जो थे वो उसमें आए, उनको पुलिस ने दबोच लिया और उनको पकड़ने के बाद मालूम चला उनके पास एक पिस्टल भी था। उसने इनफैक्ट पुलिस के ऊपर पिस्टल कॉक कर दिया, लेकिन हमारी टीम ने समझदारी सूझबूझ दिखाते हुए बिना कोई भी बल का प्रयोग करते हुए उनको काबू में लाया और उनको अरेस्ट किया है। तो जो 2 लोगों को हमने अरेस्ट किया है, ये एक मुजफ्फरनगर का गैंग है। मुजफ्फरनगर के खालापाड़ इलाके के रहने वाले हैं। दिल्ली के आज़ादपुर मंडी के पास डीटीसी एसी बस में भीषण आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया और जिसके चलते बस चालक ने सभी सवारियों को बस से नीचे उतार दिया। आपको बता दें कि बस में आग लगने से सड़क पर लंबा जाम लग गया, जिसके बाद घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। दरअसल फायर ब्रिगेड की गाड़ियां घटनास्थल पर देरी से पहुंची, जिसके चलते बस पूरी तरह जलकर राख हो गई, लेकिन घटना में हताहत होने की कोई खबर नहीं। फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। चलती बस में आग लगी जैसा ड्राइवर का कहना है और लगभग 15 से 20 सवारी बस में मौजूद थी। सबकी जान बच गई है, ईश्वर का बड़ा बड़ा शुक्र है। और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने तत्परता दिखाई और समय पर आकर इस आग को बुझाया। मैं फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्हें मजबूती के साथ इस आग को काबू पा लिया, लेकिन साथ साथ दिल्ली सरकार की विफलताओं का ये 7वां चिट्ठा दिल्ली में उजागर हुआ, जब पुरानी बसों को लगातार चलाते हुए, ये 12 साल पुरानी बस है, लेकिन मेंटेनेंस के अभाव में इसमें आग लगी है। और ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि आज यहाँ पर कोई जान की हानि नहीं हुई है, लेकिन एक बस और ड्राइवर और कंडक्टर ने मुस्तैदी से तुरंत सवारियों को उतारकर, और जब आग जल रही थी ऊपर से लगातार मेट्रो गुजर रही थी और धुंधु करती आग से आसपास की सभी बसें रोक दी गई थी, ट्रैफिक रोक दिया था और फायर ब्रिगेड ने आकर इस आग को बुझाया। दिल्ली के बुध विहार स्थित ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल में शनिवार सुबह आईसीयू में आग लग गई। नेटवर्क 10 ने जानकारी दर्शकों के साथ साझा की थी, जिसमें बताया गया था कि घटना के समय हॉस्पिटल में कोई भी फायर फाइटिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा था। इसकी वजह से हॉस्पिटल में भी मुंडका अग्निकांड जैसा बड़ा हादसा हो गया था। अब हॉस्पिटल में अनियमितताओं पर संज्ञान लेकर फायर डिपार्टमेंट ने हेल्थ डिपार्टमेंट और डिप्टी कमिश्नर समेत पुलिस को पत्र लिखा है और हॉस्पिटल को फायर सिस्टम दुरुस्त करने के साथ साथ अभी अनियमितताओं को पूरा करने के साथ बंद रखा जाए, ताकि फिर कोई बड़ा हादसा ना हो सके। आप इस पत्र की एक्सक्लूसिव जो कॉपी है वो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की वो कॉपी है, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर को पत्र लिखा हुआ है। देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जो पत्र है वो डिप्टी कमिश्नर को लिखा गया है। अनियमितताओं को दूर करने की बात कही गई है इसमें। था और कोई भी सिस्टम उस टाइम में चल नहीं रहा था जब हम लोग के आदमी वहाँ पहुँचे, इसीलिए आग बुझाने में इतना टाइम लगा। हमें पानी दूर से लाना पड़ा और हमने जो है उसके बाद जो है तुरंत कार्रवाई करते हुए सैटरडे को एक लेटर जो लिख दिया है। हमने डीसी जो डिप्टी कमिश्नर होते हैं इलाके के उनको, SHO को और हेल्थ डिपार्टमेंट को और दिल्ली कि इसको तब तक अब चलने ना दिया जाए, इसको बंद करा दें जब तक ये फ्रेश। दिल्ली में एक बार फिर से दिखाई दिया तेज रफ्तार का कहर। दिल्ली के अलीपुर थाना इलाके में हाईवे के किनारे बाइक पर बैठे युवक को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई और इसी दौरान घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही आरोपी की कार को कब्जे में ले लिया। फिलहाल मामले की जाँच में पुलिस जुटी है।
मेरी भांजी के पास फ़ोन आया कि आप जल्दी जल्दी आ जाइए और उनका एक्सीडेंट हुआ है, हम आपको कुछ बता नहीं सकते। हम लोग आधा पौना घंटे में यहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बॉडी शिफ्ट कर दी बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल में। हमने आईओ का नंबर पूछा तो उन्होंने आईओ का नंबर नहीं बताया वहाँ से, और हमने कहा गाड़ी नंबर क्या है कि जिससे गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, जब गाड़ी वहाँ छोड़ के गई थी ये वाली, तो उन्होंने वो भी नहीं बताया। किसी और ने बताया गाड़ी का बम्पर वगैरह टूटा हुआ है और ये गाड़ी वहाँ से जा चुकी थी। फिर हम लोग यहाँ अलीपुर आईओ में आए, आईओ के पास आईओ से बात की, कह रहे आप कल सुबह वहाँ पोस्टमार्टम करवा लो, अपनी बॉडी ले लो और बस इतना ही, मतलब उसके बाद कार्रवाई होगी। इंटरनेशनल ब्लड डोनर के मौके पर अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ईस्ट दिल्ली ब्रांच में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। दिल्ली पुलिस के सहयोग से आयोजित इस कैंप में दर्जनों की संख्या में आए लोगों ने रक्तदान किया है और इस मौके पर 120 बार रक्तदान करने वाले अवधेश चौबे नाम के शख्स को सम्मानित भी किया गया। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टर्स ने बताया कि इंटरनेशनल ब्लड डोनर डे के उपलक्ष्य में ईस्ट दिल्ली ब्रांच में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का मकसद लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करना था और इस कैंप में हर तबके के लोगों ने हिस्सा लिया है, खासकर घरेलू महिलाओं ने भी रक्तदान किया। दिल्ली ब्रांच आईएमए ने ये ऑर्गेनाइज़ किया है। इसमें रफली 30 से 35 लोगों ने अब तक ब्लड डोनेट कर दिया है और यहाँ मेरे साथ में प्रेसिडेंट ईस्ट दिल्ली के डॉक्टर गांधी हैं, डॉक्टर त्यागी सेक्रेटरी हैं। इन लोगों ने बड़ी मेहनत से ये ऑर्गेनाइज़ किया है और ये एक रूटीन है। एक अच्छी काबिल तारीफ़ है कि ये हर बार अपने कैंप ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं। हमारे जीटीबी हॉस्पिटल इन्होंने इन्वॉल्व किया है और हमने अपनी टीम इन लोगों को भेज दी थी इनकी रिक्वेस्ट पे और दे आर डूइंग गुड वर्क। सभी तरह का तबका इन्होंने इन्वॉल्व किया है। उसमें पुलिस पर्सनल्स हैं, है ना, हाउस लेडीज़ इवन आई हुई है, एक जो हमने देखा शी वॉज डोनेटिंग बाय हरसेल्फ, और तीसरे भी किसी डिफरेंट ग्रुप से लोग आए हुए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया और अब बता दें कि आपको लॉरेंस बिश्नोई की 4 दिन की रिमांड खत्म हो गई थी। इसी के चलते उसको कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में किसी तरह की कोई रिमांड की मांग नहीं की थी, लेकिन पंजाब पुलिस ने कोर्ट में रिमांड की मांग की, जिसका लॉरेंस के वकील ने विरोध किया। हालांकि मूसेवाला हत्याकांड में दिल्ली की अदालत ने पंजाब पुलिस को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने की अनुमति दे दी है और अब तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी पंजाब पुलिस को सौंपी गई, जिसके बाद पंजाब पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया। एप्लीकेशन लगाई थी, एक उन्होंने ये लगाई थी कि हमें इसकी अरेस्टिंग करने की परमिशन दी जाए, क्योंकि हम जो है मानसा कोर्ट से जो है कंसर्न कोर्ट से अरेस्टिंग वारंट लेके आए हैं। तो उन्होंने ये बोला था कि हमें अरेस्टिंग ही दे, जिसको हमने अपोज नहीं किया। हमने कहा हमें अरेस्टिंग में कोई प्रोटेक्शन नहीं है, आप इनकी अरेस्टिंग कर सकते हैं। और दूसरी एप्लीकेशन दी कि ट्रांजिट रिमांड की एप्लीकेशन, जिसके अंदर ये था कि हमें ट्रांजिट रिमांड की एप्लीकेशन लॉक की जाए, हम इसको ट्रांजिट रिमांड पे कंसर्न कोर्ट के सामने 24 घंटे में प्रोड्यूस करेंगे। उसको हमने अपोज किया और अभी उसके ऊपर फैसला सुरक्षित है। अभी कोर्ट ने उसके बारे में फैसला नहीं दिया। कोर्ट ने सिर्फ ये बोला है कि अभी आपको अरेस्टिंग की एप्लीकेशन आपके लॉक कर रहे हैं, आप इसको अरेस्टिंग कीजिए और यहीं इंटरोगेट कीजिए। दिल्ली के मुखर्जी नगर में पूर्व आईपीएस और गवर्नर रह चुके किरण बेदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। किरण बेदी का आरोप है कि उन्होंने सिख समुदाय पर विवादित टिप्पणी की है। दरअसल किरण बेदी अपनी एक किताब का विमोचन कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने सिख समुदाय के खिलाफ विवादित टिप्पणी की। इसको लेकर सिख समुदाय का कहना है कि उन्होंने जब किरण बेदी का ये वायरल वीडियो देखा तो भावनाएं आहत हो गई, जिसके बाद सरदार जसप्रीत सिंह माटा ने अब लिखित में थाना मुखर्जी नगर में एक शिकायत दर्ज कराई है। सरदार जसप्रीत सिंह माटा का कहना है कि जब जब देश को ज़रूरत आन पड़ी है तब तब सिख समाज के देश के लिए उठ खड़ा हुआ है। ऐसे में सिख समुदाय का मजाक उड़ाना किरण बेदी की मानसिकता को दर्शाता है। नमस्कार, सत श्री अकाल साथियों। अभी हाल ही के दिनों में 9 तारीख को एक वीडियो वायरल हुई है। पूर्व आईपीएस अधिकारी और पूर्व जो गवर्नर है पुडुचेरी की किरण बेदी जी, उनकी एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें अपनी एक पुस्तक के विमोचन में उन्होंने सिखों के ऊपर एक टिप्पणी करी है, जातिगत टिप्पणी करी है, जिसको लेकर सिख बहुत आहत हुए हैं। वो टिप्पणी थी 12 बज गए। तो 12 बजने का मैं इतिहास एक बताना चाहता हूँ कि सिखों ने जब मुगलों का आक्रमण हो रहा था हिंदुस्तान पर, तो बहू बेटियों की इज्जत बचाने के लिए सिखों के 12 बजे बहू बेटियों ने सिखों से गुहार लगाई थी कि 12 बज गए और हमको बचा लो। तो बहू बेटियों की इज्जत बचाने का काम सिखों ने 12 बजे किया।
द्वारका में एसीपी विजय के निर्देशन में एटीएस इंस्पेक्टर कमलेश कुमार की टीम ने अब इंटरस्टेट ऑटो लिफ्टर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आरोपियों की निशानदेही पर 2 चोरी के कार्य अपराध में इस्तेमाल एक वैगनार और 5 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी अनूप चौरी के वाहन के साथ में दिल्ली में मौजूद है। तत्काल प्रभाव से द्वारका पुलिस उपायुक्त एम हर्षवर्धन ने टीम का गठन किया और टीम ने आरोपी अनूप को दबोच लिया। पूछताछ में अनूप ने अपने 2 सहयोगियों हेमंत और रामबाली का खुलासा किया है, जिसमें से रामबाली को मैनपुरी उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया है। और आपको बता दें कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश से इस गिरोह के संबंध जुड़े हुए हैं। बाहरी उत्तरी दिल्ली के अलीपुर में लगातार हो रहे एसी के सामान की चोरियों को लेकर लगातार दहशत है। एक ही हफ्ते में 3 से अधिक वारदातों को अंजाम दे दिया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एक रेस्टोरेंट और एक मंदिर में आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था। बीती रात को एसडीएम ऑफिस के सामने शिव मार्केट की छत पर लगे एसी के कूलिंग और कॉपर के पाइप की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। इस दौरान चोरों ने नेताओं को निशाना बनाया और मौका वारदात से फरार हो गए और पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। यहाँ कल रात में चोरी हुई, दान पात्र तोड़कर सारा पैसा निकाल ले गए गुल्लक से। और 3 बार इसके पहले हुई खाटू श्याम जी के मंदिर में जो अपना बगल में है, उसका दान पात्र उठा कर ले गए 3 बार। मुझको 1 बार अंदर बंद करके ले जाया गया दान पात्र खाटू श्याम जी का, और 2 बार न होने पर ले जाया गया, और इस बार फिर से ले गए। कितने पैसे होंगे कम से कम? कितना टाइम हो गया था दान पात्र खोल लो? दान पात्र 3 साल पहले खोला गया था। 3 साल पहले दान पात्र खोला गया था, जो कि 3 साल का गल्ला उसमें था। समथिंग 10 से ऊपर होना चाहिए। उससे फालतू भी हो सकता है, क्योंकि उस पर देखा जा नहीं सकता दान पात्र पे कौन कितना डाल के ये गुप्त दान होता है। अब भगवान के मंदिरों पे भी ऐसे कार्य होने लगे, तो ये धर्म के खिलाफ है। रात को चोर आए हैं और हमारे मार्केट में ये ना एसी लगे हुए हैं, कम से कम 8, 9, 10 एसी हैं। उसमें से 3 एसीओ को बुरी तरह से तोड़ के उनके कंडेंसर और सामान निकाल के पाइप लेके चले गए हैं। अच्छा, और इससे पहले भी कुछ हुआ इधर? हाँ, यहाँ पर सुनने में तो रोज़ आता है कि पास में यहाँ पर ये 2 रेस्टोरेंट है, उनके पाइप भी काट के लेके गए हैं। और आज हमारे इधर तो हमारे एसीओ के कंडेंसर भी ले गए हैं। हरियाणा के 100 स्कूली विद्यार्थी पर्वतारोहण के लिए लाहौल स्पीति के लिए रवाना किए गए। इसमें 12 दिव्यांग विद्यार्थी दल भी शामिल है और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हिमाचल प्रदेश की माउंट यूनाम चोटी के विद्यार्थी अब 6111 मीटर की ऊंचाई पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को योगा करेंगे और इसी के साथ स्कूलों के विद्यार्थी योग पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। 13 दिन के इस कार्यक्रम में हरियाणा सरकार 40 लाख खर्च करने जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विद्यार्थियों के साथ में संवाद कायम किया और उनके साथ ही पर्वतारोहण की चुनौतियों और रोमांच पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सेवा, सुरक्षा और स्पोर्ट्स में हरियाणा नंबर 1 है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि देश की 2% आबादी के बाद भी हमने 19% से ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं। एक बहुत साइंटिफिक बात बताता हूँ आपको कि जब हम हवाई जहाज से जाएंगे तो जहाँ से हम चले हैं वहाँ जो ऑक्सीजन का लेवल है ये बहुत अच्छा सघन होता है। हमें सांस लेने में कोई कठिनाई नहीं आ सकती, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ से चले उड़े और 1-1.5 घंटे वहाँ पहुँच गए। जहाँ हम पहुँचेंगे उतरेंगे वहाँ ऑक्सीजन का दबाव बहुत कम होता है और ऑक्सीजन एकदम, यानी जिसको कहना है उसका घनत्व कम हो जाता है, तो सांस लेने में तकलीफ एकदम बढ़ सकती है। लेकिन यदि हम मार्ग से जाएंगे, सड़क मार्ग से, तो धीरे 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 उस ऑक्सीजन का लेवल भले घटता भी जाता है। हम इस शब्द को कहते हैं एक्लेमेटाइज, यानी क्लाइमेट के हिसाब से हमारा शरीर ढलता चला जाता है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार के खिलाफ लगाए गए बदलाखोरी के आरोप पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र एजेंसियां सरकार के दबाव में काम नहीं करती हैं। ईडी की तरफ से निष्पक्ष जांच की जा रही है और इस पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। उन्होंने कहा कि मामला 2012 में दर्ज हुआ था, जब केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी। ऐसे में ये कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, जो कि अर्थहीन है। हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर
कंवरपाल गुर्जर जी इस वक्त मेरे साथ है। सर, जिस तरीके से ईडी राहुल गांधी से इस वक्त भी पूछताछ कर रही है, कांग्रेस के तमाम नेता इस वक्त हर जगह पर सड़कों पर उतरे हैं, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? देखिए, कांग्रेस के सभी नेताओं को पता है कि जो कार्रवाई हो रही है वो निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है और जो केस दर्ज हुआ था वो उनके कार्यकाल में दर्ज होता, भले ही वो कोर्ट की तरफ से दर्ज होया, कैसे भी दर्ज होया मुझे नहीं पता इस बारे में। लेकिन जैसे मैंने कल एक पत्रकार से पूछा था कि कब दर्ज होया, तो उन्होंने कहा कि 2012 में। अब 2012 में तो हमारी सरकार नहीं थी, तो इसका मतलब केस तब दर्ज होया। और अगर सरकार कोई बदले की भावना से कर रही थी तो 2012 और 2022 में 10 साल का फर्क है, तो अब तक सरकार कर देती। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि ये जितनी भी एजेंसियां हैं, ये इंडिपेंडेंट एजेंसियां हैं, ये किसी के दबाव में काम नहीं करती। एक स्मूथली काम है, चल रहा है, इसलिए तो 10 साल लग गए। कांग्रेस का ये भी आरोप है कि मुख्य विपक्ष पार्टी है कांग्रेस, इसलिए उनको उनकी आवाज को दबाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, क्योंकि मोदी सरकार ने 8 साल में कुछ नहीं किया। उनके इस आरोप पर कहाँ है मुख्य विपक्ष? कितने में एमपी हैं? अब तो क्षेत्रीय पार्टियों के भी एमपी इतनी है कि अब कोई मुख्य विपक्ष नहीं है कांग्रेस। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, और आपने देख भी लिया कि 2012 में केस दर्ज हुआ, उसकी अब तक जांच चल रही है और ईडी एक स्वतंत्र संस्था है। अब कोई भी दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। धन्यवाद सर। ये कंवरपाल गुर्जर जी थे, कैबिनेट मिनिस्टर हरियाणा। इनका कहना है कि ईडी की तरफ से जिस तरीके से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को तलब किया गया है और ईडी की तरफ से अभी राहुल गांधी से जिस तरीके से पूछताछ की जा रही है, तो उसमें ये आरोप लगाना कि केंद्रीय एजेंसियों को कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अपने इशारे पर चला रही है, ये इनके आरोप निराधार है। कैमरामैन गणेश के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने मोदी और मनोहर के राज में हुए विकास कार्यों का गुणगान किया। साथ ही निकाय चुनाव पर बोलते हुए कहा कि विकास की बदौलत जीत हासिल करेंगे। इस दौरान उनके साथ मुख्य रूप से विधायक दीपक मंगला, जिलाध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया, जिला प्रभारी दिनेश और विधायक सीमा त्रिखा और विधायक परवीन डागर मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य है कि पलवल के अंदर विकास की रफ्तार धीमी नहीं पड़नी चाहिए। तो रोजमर्रा की वहाँ के निवासियों के जीवन में जो तकलीफें, उनको इन नगर परिषद, नगर पालिकाएं, नगर निगमों के माध्यम से दिन प्रतिदिन का समाधान किया जाता है। ये चुनाव पलवल के लिए, पलवल के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और मनोहर लाल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो पलवल में विकास ने रफ्तार पकड़ी, वो रफ्तार रुकने ना पाए। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।